हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी नोट्स के अंतर्गत हिंदी वर्ण, वर्णमाला, परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पर फुल बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसमें हमने बहुत ही अच्छे से हिंदी वर्ण, वर्णमाला, परिभाषा, भेद और इन सभी को प्रस्तुत किया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या है। ठीक है, वर्ण क्या है। उच्चारित ध्वनियों को जब लिख कर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। क्या है कि जो ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह होते हैं वही जो है वर्ण कहलाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि वर्ण क्या है। तो वर्ण जो है ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह वर्ण है। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप में होते हैं। हिंदी में इन वर्गों को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हिंदी है उसमें वर्गों को अक्षर भी कहा जाता है। ये ही भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि भाषा की लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है कि वर्ण। तो वर्ण जो होती है वह भाषा की सबसे लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण की परिभाषा, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, या हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो जैसे छोटा आ, ठीक, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, का, खा आदि। ठीक है, तो ये जो शब्द मतलब वर्ण आपको मिल रहे हैं यह इनका कोई खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है, में पहले स्वरों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। हिंदी में क्या है कि पहले जो है स्वर आते हैं, उसके बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। मूल या मुख्य वर्ण, तो यह जो है 44 होते हैं जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कुल कितने होते हैं? तो कुल 44 होते हैं मूल, ठीक है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसमें क्या है? अंग, आहा, अड़ा, ढा, छत, त्रिज्ञा, स्रा को छोड़ करके होते हैं। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 45 होते हैं जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। इनमें जो है कुछ ऐसे वर्ण हैं जैसे क्रा, अंगा, आ, छत, त्रिज्ञा और स्रा को छोड़ करके। अब अगर टोटल की बात करें तो टोटल जो है कुल वर्ण 52 हैं। कितने वर्ण हैं? 52, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर वर्ण 52 ही माने गए हैं जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। मानक वर्ण की बात करें तो मानक वर्ण में भी 52 वर्ण आते हैं जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। ठीक, मानक देवनागरी वर्णमाला उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भाग किए गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि मानक देवनागरी वर्णमाला जो है उच्चारण और प्रयोग के आधार पर कितने भेद में बांटे गए हैं, तो यह 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है? स्वर है तथा दूसरा व्यंजन है। हिंदी में स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो
और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो वह स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वह क्या कहलाते हैं, तो वह स्वर कहलाते हैं। जैसे अब आपका हो गया का, तो का तो है लेकिन का प्लस आ भी लगेगा तब आपका का पूरा होगा। ठीक है, तो यह क्या हो गए, यह स्वर हो गए। ठीक, स्वर संख्या में कुल कितने हैं, तो स्वर संख्या में कुल 13 है। कितने हैं, 13 हैं, जिसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा, ऐसे कुल 13 स्वर दिए हुए हैं। ठीक है, इनकी सहायता से ही व्यंजन बनते हैं। अब आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण। इन्हें छोटी स्वर या एकमात्र स्वर या लघु स्वर और व्युत्पत्ति स्रोत बनावट के आधार पर मूल स्वर या स्थिर स्वर भी कहते हैं। तो इनके कई नाम हैं जैसा कि आपने देखा। अब आइए देखते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं, बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। मतलब उसमें क्या था, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, विशेष जो है दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे आ, ओम, रम्स आदि। संधि और समान स्वर। संधि स्वर जब दो विजातीय या भिन्न या असमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नए स्वर बनाता है उसे संयुक्त या विजातीय या असमवर्ण या असमान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो है 4 है, ए, आए, ओ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, जो संधि या समान स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। समान स्वर की बात करें, जब दो सजातीय या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे दीर्घ सजातीय या सवर्ण या समान स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कुल 3 है, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। ठीक है, असमान स्वर की संख्या कितनी थी, तो 4 थी और समान स्वर की संख्या 3 थी। ठीक, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं। ठीक है, जीभ के आधार पर अगर बात करें कि कितने भेद हैं, तो कुल 3 भेद हैं। पहला अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा जो हो जाएगा वह पार्श्व स्वर। अग्रस्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ये स्वर जो है जैसे छोटा ई, बड़ी ई, ए, आए, आप बोल करके भी देख सकते हैं ई, ए, आए। इसमें क्या है, जीभ का जो है अग्रभाग कार्य करता है। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये स्वर हैं जैसे आ, तो इसमें क्या है, मध्य भाग कार्य कर रहा है। नेक्स्ट जो है वह है पार्श्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पार्श्व भाग यानी पिछला भाग कार्य करता है उन्हें हम पार्श्व स्वर कहते हैं। ये स्वर है उ, ऊ, औ, आओ। ठीक है,
संवृत्त और विवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर की बात करें तो संवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख जो है वह सकरा हो जाता है। जैसे ई उ आप बोल करके देखेंगे तो आपको संवृत्त स्वर निकल करके आ जाएगा। अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा कम सकरा होता है। ये संख्या 2 होती है, जैसे ए औ। ठीक। विवर्त स्वर की बात करें तो विवर्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। ये संख्या 2 है, जैसे आ। ठीक है। इसमें क्या है कि मुख द्वार जो मुंह होता है वह पूरी तरीके से खुल जाता है। अर्ध विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं। आ ए ओ आओ। मात्राएं। स्वर के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वर के बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, या उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वह व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते हैं। व्यंजन संख्या में कुल कितने हैं? तो कुल 39 व्यंजन हैं। व्यंजनों का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार है, जैसे का, इसमें क्या होता है? हलंत लग जाता है। इसका मतलब जो है यह पूरा आधा का हो जाएगा। ठीक है। आधा का, आधा चा, आधा छा और जा जा ता ता दा आदि। तो इसमें क्या होता है? आ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह जो होता है वह हट जाता है। यानी मैंने जो ये हल चिन्ह लगाया है यह हट जाता है। ये का आपका पूरा हो जाता है। इसमें क्या जुड़ जाता है? आ जुड़ जाता है। ठीक है। तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं, यानी का, चा, छा, जा, झा, ता, ठा, इस प्रकार लिखे जाते हैं। ठीक। व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन हिंदी। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है। यह व्यंजन के 3 भेद हैं। पहले हम आइए जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है। तो का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है। डा, ढा। ता वर्ग के अंतर्गत ता और था, और पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन निम्न प्रकार के, यानी निम्न 4 प्रकार के हैं। या, रा, ला और वा। यह कैसे व्यंजन है? तो यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन जो है वह भी 4 प्रकार के हैं, यानी 4 है। स, 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 हा। ठीक है। जो तीनों प्रकार के सा हैं और हा हैं वह जो है आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी मिक्स कॉन्सोनेंट्स। वैसे तो जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 4 को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे छा की बात करें तो छा जो है आधा का और सा से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। ज्ञा की बात करें तो ज्ञा जो शब्द है वह आधा जा और प्लस या से मिलकर के बना है। ठीक है। ज्ञान। त्रा की बात करें तो आधा ता और प्लस रा मिलकर के त्रा बना हुआ। ठीक है। जिसे नक्षत्र बोलते हैं। श्रा की बात करें तो सा प्लस रा बन करके बना, श्रवण बोलते हैं। कुछ लोग छात्रिक ज्ञा ऋण को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो हम अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो छात्रिक, ज्ञा और ऋण है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है। अब पहले हम देखेंगे अनुस्वार। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह
अंगा होता है, जैसे संभव, ठीक है, संजय, गंगा। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण इंग, ड़, नु, म ये पंचमा अक्षर कहलाते हैं के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वार के चिन्ह प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है। अब गंगा, ठीक है, तो गंगा में अंगा लग गया, यही जो है जो गंगा पर ये लगा हुआ है यही आपका अनुस्वार होता है। चंचल, झंडा, गंदा, कंपन। ठीक है। अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने के नियम। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वाड्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख शब्द वामय, अय, चिमय, उमुख के रूप में नहीं लिखे जाते। पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अगर प्रसन्न है तो इसमें नहीं होगा, अन्न में नहीं होगा, सम्मेलन नहीं होगा, आदि के प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन रूप में नहीं लिखे जाते। जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद या रा, ला, वा, हा आए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे अन्य, कन्हैया आदि में जो है नहीं आएगा। ठीक है। यदि या रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन सा, सा, स, ह ऊष्म व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप में का ही प्रयोग किया जाता है, चूँकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जैसे संशय, संयम आदि। अब आइए देखते हैं अनुनासिक, जिनको हम चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आँख। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, बिंदु, गोंद आदि। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस एक जल पक्षी है, हंस मतलब हंसने की क्रिया है। ठीक है। अब आइए देखते हैं विसर्ग। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। क्या है? महाप्राण सूचक एक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत है। उदाहरण के लिए रामः, प्रातः, अंतः, संभवतः आदि में अंत में क्या आया है? तो विसर्ग आया है। विसर्ग अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, वह केवल स्वर। इसका उच्चारण हूँ के समान होता है। इसका चिन्ह जो होता है जैसे ऐसे हो जाता है। इसमें प्रातः, अतः में जो है क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर या व्यंजन हो तो उसका उच्चारण त्वरित हा जैसा करना चाहिए, और यदि विसर्ग के पहले दीर्घ स्वर व्यंजन हो तो विसर्ग का उच्चारण त्वरित हा जैसा करना चाहिए। विसर्ग के पूर्व आकार हो तो विसर्ग का उच्चारण हा जैसा, आ हो तो हा जैसा, हो तो हो जैसा, ई हो तो ही जैसा इत्यादि होता है। पर विसर्ग के पूर्व अगर ए कार हो तो विसर्ग का उच्चारण ही जैसा होता है। जैसे केशव, केशवा, तो इसमें क्या आ जाएगा? केशव हो जाएगा। बाला में वाला, भो हो आ गया, मति में ही आ गया, चक्षु में चक्षु आ रहा है, दैवह तो इसमें भी ही आ रहा है, भूमि तो हे आ रहा है। ठीक है। अब आइए देखते हैं हलंत। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर में से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा हलंत लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। क्या कहलाती है? हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे विद्या। हलंत ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न
लगभग सभी लिपियों में प्रयुक्त एक चिन्ह है जिसे व्यंजन के बाद यह चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ असमाप्त हो जाता है। विभिन्न भाषाओं लिपियों में इसके अलग अलग नाम हैं। देवनागरी में इसे हलंत कहा जाता है। मलयालम में इसे चंद्रकला कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रकला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान तालिका मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्गों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 विभाग हैं जिनको स्थान कहते हैं। इन 5 विभागों में से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। ये 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज़ में बहुत देर तक बोला जाता है। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में आज के इस हिंदी नोट्स के अंतर्गत इतना ही। आपने सीखा कि हिंदी वर्णमाला, हिंदी परिभाषा, भेद और उदाहरण। अगले वीडियो में हम आपको इससे भी बढ़िया चीज़ लेकर के आएंगे। तो आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।